नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी तस्की को हम ना रोएं। लेकिन उसके पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए तस्की को हम ना रोएं। पिछले दिनों जिस रफ्तार से देश में परिवर्तन हुए, उसी रफ्तार से उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन हुए। अचंभा सिर्फ यह था कि देश में हुए परिवर्तनों को तो तारीखवार देखा जा सकता था। निजी रद्दोबदल के सिलसिले में उसको समझ नहीं आ रहा था कब उसकी कमर आधा फुट चौड़ी हो गई, किस दिन सिर में पहला सफेद बाल झलका, कब उसका पति फैक्ट्री से रात 11 बजे लौटने लगा, कब बच्चों ने उसके साथ छुआछुई का खेल खेलना बंद कर दिया। उसके पास एक भी ऐसे दिन का ब्यौरा नहीं जब वे वारदातें घटीं। हालांकि चोटें उसे हर बार आईं। जैसे अभी अभी प्लेट उसके हाथ से सरकी, ऐसे ही उसके शरीर में सभी कुछ थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से सरक गया था। लेकिन क्या करे वह इस चेतना का, जो अपनी जगह पर उतनी तीव्र एवं तीक्ष्ण थी जितनी पहले हुआ करती थी। तभी तो उसका एक हिस्सा काम करता रहता और दूसरा हिस्सा लगातार उसे चिकोटी काटता। ये टमाटर के कतरे इतने मोटे क्यों कटे हैं? बिंदु की कॉपी पर कवर ढीला चढ़ा है। विजेंद्र शाम को आकर यह मुचड़ा हुआ नाइट सूट पहनेगा। तुम्हारी ब्रा का इलास्टिक फिर लटक गया है। वह आसपास अपने साफ सुथरे घर को देखती और हताशा में अपने आप को संवारने की कोशिश करती। अलमारी में वह मैक्सी पड़ी थी जो एक बार विजेंद्र दिल्ली से लाया था। तब उसने यह इसलिए नहीं पहनी थी क्योंकि उसे समय नहीं मिला। अब वह इसलिए नहीं पहनती क्योंकि समय निकल चुका। अब तो वह इसका पेटीकोट बनाने की सोच रही है। जाने क्यों अब उससे कसे कपड़ों में सोया नहीं जाता। दिन भर वह जैसे तैसे अपना 4 बटन वाला ब्लाउज पहनती है, लेकिन रात 9 बजे वह 7 बटन वाला ब्लाउज पहन लेती है, झोले की तरह ढीला और आरामदेह, जिससे हवा के अतिरिक्त खुजली करने को हाथ भी आजादी से आ जा सकता है। कसे ब्लाउज के साथ 100 झंझट हैं। पिछले इतवार उसने चोली कट का ऊंचा ब्लाउज पहना हुआ था। 2-4 बार रसोई में उठ बैठ की तो ब्लाउज कुछ ऊपर खिसक गया। विजेंद्र की नजर उस पर पड़ी और बोला, वह देखो मांस लटक रहा है। उसने तुरंत जवाब दिया, पता है रात में इसी को तुम वक्ष कहते हो। तुम हर बात पर लड़ने क्यों लग जाती हो? विजेंद्र कहकर बालकनी में चला गया। आशा के मन में भक भक गुस्सा उठा। जिद्दी मक्खी की तरह वह उसके पीछे तक गई। क्योंकि शुरुआत तुम करते हो। लेकिन मैंने गलत तो नहीं कहा, मैं हमेशा सच बात कहता हूं। तुम्हारे दिन के सच और रात के सच में जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम्हें यह भी याद दिलाना पड़ेगा कि हमारी शादी हुई थी सन 50 में और अब है सन 70। विजेंद्र कमरे में आकर अखबारों का ढेर एक बार फिर फैलाने लगा। तुम्हारी तरफ देखकर तो मुझे लगता है सन 97 चल रहा है। आशा तिलमिला गई। बमुश्किल उसने अपने हाथों को उस ओर पेपर वेट फेंकने से रोका। ऐसे मौकों पर उसे अपनी माँ और अपने बच्चे बेतरह याद आते हैं। माँ ने शादी के समय कहा था, अब से जिंदगी में केवल 2 चीजों पर भरोसा करना, एक प्रार्थना, दूसरी सहन शक्ति। तब उसे लगा था माँ हर वक्त उपदेश क्यों देती रहती हैं। बच्चों के आसपास होने पर उन दोनों में झड़प की नौबत नहीं आती। ऐसी दुर्घटना में बच्चे क्लच का काम देते हैं। उस हफ्ते बच्चे जबलपुर चले गए थे अपनी दादी के पास। उसकी बड़ी जोर से इच्छा हुई कि इसी क्षण या तो बच्चे उसके पास वापस आ जाएं या वह अभी यहीं मर जाए। लेकिन दोनों में से कुछ ना हुआ। आखिर तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? उसने आक्रोश में सवाल फेंका। देवी जी, मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता। आपसे ज्यादा उम्मीद तो मैं अपनी नगर महापालिका से रखता हूं। तुम्हें एक कॉलेज खोलना चाहिए जिसमें तुम कलह सिखाने का प्रशिक्षण दे सको। उसकी प्रिंसिपलशिप तुम्हें ही मिलेगी। तुम तो इस क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के काबिल हो। इतवार की मिट्टी पलीद हो चुकी थी।
इसी तरह जिंदगी में बहुत सी चीजों की मिट्टी पलीद हो चुकी थी। कई बार उसे लगता वह एक लंबे ढलान पर लदर पदर हाँफती भागती चली जा रही है और विजेंद्र उसे रोकने के बजाय आगे धकेल रहा है। वह बच्चों से पूछती, बिंदु, क्या मैं बहुत बड़ी हो गई हूं? क्या पूछती हो मां, कुछ समझ ही नहीं आता, बच्चा कहता। वह शीशे के सामने खड़ी हो जाती। वही चेहरा है, वही आंखें हैं, वही होंठ हैं, वही बाल हैं, लेकिन वह जादू गायब है जिसके आधार पर वह एक बार मसूरी में क्वीन चुनी गई थी। अब जब बच्चे अपने में मशगूल होते जा रहे थे और विजेंद्र फैक्ट्री में, उसके लिए अतीत जीवी होते जाना एक अनिवार्य परिणति थी। जाने क्यों अतीत की केवल मधुर बातें ही याद आती थीं, जैसे उसी क्वीन बॉल में उन दो युवकों का आपस में झगड़ना कि आशा किसके साथ पहले नाचेगी, इनाम देते समय उस बूढ़े मुख्य अतिथि का जानबूझकर उसका गाल थपथपाना, और जब वह सड़क पर निकलती तो कॉलोनी के नौजवान लड़कों का गुनगुनाना, तेरी चाल है नागिन जैसी कि जोगी तुझे ले जाएंगे। इस सब की तुलना में आज जीवन कितना छूछा हो गया था। बच्चों की उद्दंडता और पति की आक्रामकता उसे लगातार एक कारुणिक मूर्खता की ओर पहुंचा रही थी। अगर ये झड़पें घर तक ही सीमित रहती तो शायद आशा को इतना बुरा ना लगता, लेकिन अब बाहर भी तनाव बनने लगा था। उस दिन खन्ना साहब के यहाँ पार्टी थी। आशा ने पहले से तय किया हुआ था कि वह सफेद साड़ी पहनेगी जिस पर रुपहला काम है। 8 बजते बजते वे खन्ना साहब के यहाँ पहुंच गए। संयोग से मिसेस खन्ना ने भी उस दिन रुपहले काम वाली सफेद साड़ी पहनी हुई थी। पिछले साल वे बहुत बीमार रही थी और आज यह पार्टी उनके स्वस्थ हो जाने की खुशी में ही दी गई थी। सामने पड़ते ही सबने इस संयोग पर गौर किया। खन्ना साहब बोले, रेणु, तुमने औरों से भी कह दिया होता, सब सफेद पहनाती, आज शुभ्रा सम्मेलन हो जाता। विजेंद्र बोला, ओ नो खन्ना, डोंट यू नो, सफेद बड़ा पेचीदा रंग है। स्लिम औरतें सफेद लिबास में चपल सरिता लगती हैं और मोटी औरतें बर्फ की शिला। बात आशा के ऊपर तमाचे सी पड़ी थी। सार्वजनिक तमाचे और तमाचे की तिलमिलाहट से उसकी आंखों में आंसू आ गए। इससे पहले कि कोई उन्हें देखे वह बाहर बगीचे में आ गई। वापस पार्टी में जाने की उसकी इच्छा नहीं हुई। बगीचे से ही वह घर की ओर मुड़ गई। कुछ देर रो लेने के बाद उसने अपने लिए कॉफी बनाई। उसे उम्मीद थी कि विजेंद्र घबराया हुआ सा घर में घुसेगा, इस आशंका के साथ कि आशा जाने कहां चली गई। लेकिन 10 की जगह 11 और 11 की जगह 12 बज गए जब निश्चिंत सीटी बजाता विजेंद्र घर में घुसा। माई हार्ट इज बीटिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग। आशा ने सिर तक लिहाफ खींच लिया। वह जताना चाहती थी कि उसे उसकी गैर मौजूदगी की परवाह नहीं थी, जैसे अब उसकी मौजूदगी की नहीं है। लेकिन विजेंद्र ने बत्ती बुझाने से पहले निहायत कटखनी आवाज में कहा, मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो, तुम मुझसे लड़ने के लिए अपने पंजे पहने कर रही हो। लाख विपरीत कोशिश के बावजूद आशा की आवाज फौरन बुलंद हो गई थी। तुमसे लड़ने से कहीं अच्छा है कि मैं काठ के किवाड़ों पर सर पटकूं, वे तुमसे ज्यादा संवेदनशील होंगे। विजेंद्र एक बार फिर माई हार्ट इज बीटिंग में मशगूल हो गया था। आशा रात भर विरोध में सो नहीं पाई थी, किचकिचाती रही थी, एज इफ माई हार्ट इज नॉट बीटिंग। लेकिन सुबह 6 बजे वह उसी तरह चाय की ट्रे हाथों में ले प्रातःकालीन रेडियो के साथ साथ आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं जैसा विनम्र नाटक अभिनीत कर रही थी। बच्चे आसपास शोर मचा रहे थे। पापा, आज चेन वाली साइकिल दिला दो। मेज पर अखबार ताजी खबरों का खोमचा लगाए था। दूध की बोतलें दरवाजे के पास बदस्तूर रखी हुई थीं। सड़क पर सब्जी वाले ठेले शोर मचा रहे थे। फोन टनटनाना शुरू हो गया था और बाहर आसमान में सूरज अपनी सूर्य नियति के आतप को बड़ी दिलेरी से वहन कर रहा था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।